नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। संयुक्त राष्ट्र में इन दिनों सुरक्षा परिषद के विस्तार से जुड़ी कवायद चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा ने इसी के तहत सुरक्षा परिषद में सुधार से जुड़ा हुआ एक मसौदा सदस्य देशों को भेजा। इसके जवाब में सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, रूस और चीन ने विस्तार पर बातचीत से ही इनकार कर दिया। इससे भारत की दावेदारी के सामने थोड़ी मुश्किलें जरूर लग रही हैं, लेकिन राहें अभी भी खुली हुई हैं। विशेष में आज बात सुरक्षा परिषद के विस्तार के ताजा हाल और भारत की चुनौतियों की। तो आइए शुरू करते हैं विशेष दावा मजबूत। और भारत बीते कई साल से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की आवाज बुलंद करता आया है। तमाम देशों ने भारत के रुख का पुरजोर समर्थन भी किया, लेकिन भारत की उम्मीदों पर आशंकाओं के बादल तब छाते नजर आए जब अमेरिका, रूस और चीन ने उस मसौदे पर बातचीत करने से ही इनकार कर दिया जिसमें सुरक्षा परिषद में बदलाव की बात कही गई है। सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी बीते कुछ साल में काफी मजबूती से उभरी थी। दुनिया के कई देशों ने हर मोर्चे पर भारत का समर्थन किया, लेकिन जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत के स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया तो लगा कि राह अब आसान हो गई है। लेकिन इनमें से कुछ देश अब पलट गए हैं। अमेरिका, रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद में बदलाव की कोशिशों का विरोध किया है, जिससे भारत की राह मुश्किल हो गई है। वास्तव में बात यह है कि जो 5 वीटो होल्डिंग मेंबर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि स्टेटस को बदले, क्योंकि उनका अभी जो रोल है वो उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते। वो उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है, वो साफ जाहिर है वो नहीं उसको डाइल्यूट करना चाहते। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा ने सदस्य देशों के सामने एक मसौदा रखा। इस मसौदे के आधार पर ही सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए बातचीत का दौर शुरू होना है। कुटेसा ने इस सिलसिले में 31 जुलाई को एक पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उन देशों का पत्र भी सार्वजनिक कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि वार्ता दस्तावेज में उनके प्रस्तावों को शामिल किया जाए। इन देशों में अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद सुधार से जुड़ी बातचीत तक का विरोध किया है। एक्चुअली ये 3 देश जो मिलके अभी यूएन रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे लगता नहीं कि ये 3 देशों ने मिलके एक स्ट्रैटेजी बना के इसको नकारा है। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल स्तर पे 3 देशों का जो मत है वो मिल जाता है। सुरक्षा परिषद में विस्तार के विरोध के पीछे तीनों देशों ने कुछ तर्क दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि समांथा पावर ने कुटेसा को लिखा कि अमेरिका सैद्धांतिक तौर पर स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या में थोड़ा विस्तार के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में देशों की योग्यता और तत्परता पर गौर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ रूस ने भी अपना तर्क कुछ इस तरह से दिया। सुरक्षा परिषद के मौजूदा स्थायी सदस्यों के विशेषाधिकार को परिषद के सुधार के किसी भी पहलू के तहत जस का तस रखा जाना चाहिए। इसमें वीटो अधिकार भी शामिल है। चीन ने सभी सदस्यों में सर्वसम्मति का हवाला दिया। चीन के मुताबिक सुरक्षा परिषद में सुधार सदस्य देशों की एकता की कीमत पर नहीं किए जाने चाहिए। चीन ऐसे किसी हल का समर्थन नहीं करेगा जिस पर सदस्य देशों में गंभीर विभाजन हो या विभाजन हो सकता है। हालांकि सुरक्षा परिषद में बाकी 2 स्थायी सदस्य यानी फ्रांस और इंग्लैंड अब भी भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। इन दोनों देशों समेत कजाकिस्तान और रोमानिया ने बातचीत के मसौदे में ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान और किसी अफ्रीकी देश को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की मांग की है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग विकासशील देशों की ओर से लंबे अरसे से उठती रही है।
दुनिया के कई देश भारत की दावेदारी का समर्थन भी करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिखित समझौते के तहत अमेरिका, रूस और चीन ने विस्तार के पुराने रुख से इनकार कर दिया है। इससे भारत के सामने एक बार चुनौती जरूर खड़ी हुई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत की उम्मीदें पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई हैं। Indeed, the just and sustainable international order that America seeks includes a United Nations that is efficient, effective, credible, and legitimate. And that is why I can say today, in the years ahead, I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 5 साल पहले भारतीय संसद में ये ऐलान किया। बराक ओबामा का ये पहला भारत दौरा था। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को नई कूटनीतिक ऊंचाई मिली। इसके बाद कई मंचों पर अमेरिका ने भारत के रुख का समर्थन किया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन और रूस ने भी वक्त वक्त पर भारत की दावेदारी को सही माना। भारत के अलावा रूस और चीन भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, लिहाजा तीनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र के अलावा और भी मंचों पर गहरे कूटनीतिक रिश्ते हैं। बीते जुलाई में रूस के उफा में ब्रिक्स सम्मेलन में भी दोनों देशों ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत दावेदार माना। ये कहना कि हम नहीं चाहते भारत सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो, ये कैसे कह सकते हैं कि सारी दुनिया कहती है कि वो खुद कह चुके हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो लॉजिक इतना स्ट्रांग है कि उनको कहना पड़ता है कि ये होना चाहिए। और भारतवर्ष का जब नाम आता है तो किस लॉजिक से आप कहेंगे कि अगर एक्सपेंशन हो और उसमें भारतवर्ष ना हो? ये तो असंभव है। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए सुरक्षा परिषद के विस्तार पर लिखित समझौते से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन महासभा में सरकारों के बीच समझौते में अमेरिका, चीन और रूस ने मसौदे पर आपत्ति जताई है। महासभा ने सभी 193 देशों से सुरक्षा परिषद में विस्तार की संभावनाओं पर राय मांगी थी। इसमें सदस्यता की श्रेणी, वीटो शक्ति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विस्तार के बाद सुरक्षा परिषद के आकार को लेकर सदस्यों से लिखित समझौते की पहल की गई। इसके बाद अमेरिका, चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होने के नाते ये कहा कि सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए वे इस पहल को आधार नहीं मानते। हालांकि किसी ने सीधे तौर पर भारत का विरोध नहीं किया। तीनों देशों ने यह भी नहीं कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षा परिषद के विस्तार के खिलाफ हैं। इससे पहले जो हो रहे थे वो सिर्फ डिप्लोमेसी के तौर पे सारे देश कोशिश कर रहे थे कि यूएन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, और एक सर्वसम्मति बन चुकी थी कि यस, इसको रिफॉर्म करना चाहिए। मगर जब पहला स्टेप लिया गया, भारत का ये कहना है कि कब तक हम डिस्कशन करते रहें, वार्तालाप करते रहें और कोई पदक्षेप भी ना लें, तो भारत ने भी इसको सपोर्ट किया था कि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन की तरफ पे जो एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, वो ड्राफ्ट को अगर परिवर्तन करने के लिए अमेरिका, चीन और रशिया कहते तो बात अलग थी। मगर उनका टिप्पणी से ये पता चलता है कि उन्होंने ये ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए भी तैयार नहीं है। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विदेश दौरे में इस मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश फ्रांस ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया। कि आज जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी में गुजर रहा है, तब ये अवसर है शांति दूतों के सम्मान का। ये अवसर है गांधी और बुद्ध की भूमि को उसका हक देने का। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा, ये देश अपना हक मांगेगा। Pour que ce grand pays devienne membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puisse être associé comme c'est le cas. सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों ने बारी बारी से भारत के पक्ष में समर्थन जताया है। इस लिहाज से अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका, चीन और रूस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए मौजूदा पहल को आधार नहीं माना, तो इससे भारत की दावेदारी संकट में नहीं पड़ी है। भारत के सामने अब भी राह खुली हुई है। महासभा के बाद जब मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचेगा, तो स्थायी सदस्य देशों के समर्थन का महत्व बढ़ जाएगा।
फिलहाल तो तीनों देशों ने महज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य के नाते लिखित समझौते पर आपत्ति जताई है। यहाँ इन तीनों देशों के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने किसी भी दूसरे सदस्य देश के पास। भारत को सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस देशों से है, जो स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के विरोध में खड़े हैं। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। स्थायी सदस्यता के लिए दुनिया के कई दूसरे देश भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत को अपने विरोधी राष्ट्रों से भी निपटना होगा। आइए देखते हैं भारत के सामने मौजूदा वक्त में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के 193 देशों की महापंचायत इस साल संयुक्त राष्ट्र 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। बीते सालों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या एक वैश्विक संस्था के तौर पर ये अपनी भूमिका निभाने में कामयाब रहा, या फिर अमेरिका जैसे केवल कुछ गिने चुने विकसित देशों की पसंद के मुताबिक ही इसने काम किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्हीं 5 देशों का दबदबा रहा। ऐसे में विकासशील देश हमेशा से विस्तार और बदलाव की मांग करते रहे हैं। बदलते दौर में ये मांग और भी जरूरी हो चली है। किसी समय स्थायी सदस्यता की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के मकसद से भारत ने जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ ग्रुप 4 का गठन किया था। 1945 की दुनिया और आज की दुनिया जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के दुनिया में जो उसका जो रोल है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब 190 से ज़्यादा मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस की। तो इन प्रिंसिपल जो है सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म जिसे कहते हैं, उस इन प्रिंसिपल वो सारी दुनिया मान चुकी है। लेकिन दुनिया के कुछ दूसरे देशों ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। दुनिया के कई देशों और उनके पड़ोसी देशों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण 5 देशों अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, कोलंबिया और पाकिस्तान ने G4 की कोशिशों पर पानी फेरने के लिए जुलाई 2005 में यूनाइटेड फॉर कंसेंसस यानी कॉफी क्लब का गठन किया। ये मंच मौजूदा 5 देशों की स्थायी सदस्यता को सुरक्षित रखने का पक्षधर है। इस संगठन का नेतृत्व पाकिस्तान और इटली के हाथ में है। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। जो कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, इनसे सबसे ज़्यादा अगर दावेदारी किसी की पड़ती है तो भारत की निकल के आती है। और हम जिस तरीके के कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं रीजन में, जिस तरीके का हमने एक कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म कि हम अपना विकास तो कर ही रहे हैं लेकिन हम अपने पड़ोसियों का विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमने बांग्लादेश को $1 बिलियन सॉफ्ट लोन दिया। हमने नेपाल को कांस्टेंट हम एड देते हैं। भले ही G4 के बीच एक दूसरे को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले पर समर्थन देने का समझौता हो चुका है, लेकिन इन देशों को एक दूसरे से भी होड़ करनी पड़ सकती है। G4 में अगर सिर्फ भारत की दावेदारी की बात करें तो एशिया में भारत का मुकाबला जापान से है, जो संयुक्त राष्ट्र को भारी आर्थिक मदद देता है। भारत की तरह ही जापान भी संयुक्त राष्ट्र के कई शांति अभियानों में शामिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी जापान को मजबूत दावेदार बनाते हैं। यूरोप में भारत को जर्मनी टक्कर देता है। विश्व की उभरती शक्तियों में जर्मनी काफी आगे है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोप से 2 देश पहले ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसलिए जर्मनी पर भारत का पलड़ा भारी लगता है। ब्राजील की दावेदारी भी काफी मजबूत है, क्योंकि कोई भी लैटिन अमेरिकी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। खासकर बीते 2 दशकों में भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए काफी मेहनत की है। लेकिन ये सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे कि खुद भारत ने एक दिन स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग बहुत पुरानी है। पिछले 3 दशकों में कारोबार और तकनीक ने दुनिया को बेहद तेजी से बदला है। भारत समेत दुनिया के कई देश मानते हैं कि सुरक्षा परिषद को भी बदलती दुनिया के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। 1979 में दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत ने ये मांग भी की थी कि सुरक्षा परिषद में विस्तार हो, लेकिन हर बार इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। ये नई बात तो है नहीं कि हम चाहते हैं कि हम P5 के मेंबर बने, हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने। पर ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि अगर
जब रिफॉर्म्स होंगे और सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाएगा और परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया उसमें शामिल जरूर हो। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि भारत जिस स्थायी सदस्यता की मांग उठाता रहा है, उसे कभी उसने खुद ठुकरा दिया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और यूगोस्लाविया ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने का सुझाव दिया था, जिसे भारत ने ही मना कर दिया। इसके अलावा कोरिया संकट के दौरान 1955 में अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ से भारत को सुपर 5 में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया। कई रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त अपनी जगह चीन का नाम आगे किया और चीन के लिए रास्ता साफ हो गया। भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी की कई अहम और वाजिब वजहें हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की कुल जनसंख्या 1.75 अरब के आसपास है, जबकि भारत अकेले 1.25 अरब की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य परमाणु शक्ति संपन्न हैं। भारत की परमाणु संपन्नता उसकी दावेदारी को और पुख्ता बनाती है। आज भारत पूरे विश्व को एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी उसकी भागीदारी रही है। स्वेज संकट, कांगो, नामीबिया, कंबोडिया और सोमालिया संकट में भारत ने काफी अच्छी भूमिका निभाई। भारत की छवि विश्व भर में एक शांतिप्रिय देश की रही है। इसके अलावा कम प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद हम निष्पक्ष तौर पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मान और उसकी वित्तीय मदद भी करते आ रहे हैं। जनसंख्या का प्रभुत्व के हिसाब से देखते हैं तो भारत का जो 1/6 पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उस जो कंट्रीब्यूशन है, उस एंगल से भी भारत की दावेदारी आती है। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आया है कि भारत एक लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है, जो भारत के दावेदारी को सशक्त करता है। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में बढ़ चढ़कर साथ दिया। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्ली भेदभाव के मुखर आलोचकों में रहा है। 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला भारत पहला देश था। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव के उन्मूलन से जुड़ा कन्वेंशन पारित किया गया, तो भारत उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। अगर डेवलपिंग कंट्रीज का आवाज सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, तो यह कतई नहीं हो सकता कि वो देश भारतवर्ष ना हो। हर क्राइटेरियन से, साइज ऑफ द इकोनॉमी, यूएन पीस कीपिंग में रोल, डेमोक्रेसी, हमारा रोल जो रहा है पीस के लिए दुनिया में, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, इन सब में ये कतई कोई सोच नहीं सकता कि नंबर 1 कैंडिडेट भारतवर्ष है। ये सब बातें भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के मजबूत दावेदार के तौर पर पेश करती हैं। इसके अलावा बदलते वक्त में सुरक्षा परिषद में शक्ति संतुलन के लिहाज से भी भारत की मौजूदगी काफी मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। इनमें से कोई भी सदस्य देश किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए काफी है। लिहाजा इसे हासिल शक्तियों को लेकर दुनिया भर में बहस होती रहती है। आइए देखते हैं कि स्थायी सदस्यों को कौन सी खास शक्तियां मिली हुई हैं और उनका कैसे इन देशों ने इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अगर आप वीटो शब्द तलाशेंगे तो आपको निराशा होगी। चार्टर में कहीं भी वीटो का जिक्र नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि स्थायी सदस्य देशों को ये शक्तियां मिली हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 में स्थायी सदस्यों को हासिल शक्तियों का जिक्र है। अनुच्छेद के मुताबिक हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होगा। सुरक्षा परिषद में भी किसी भी फैसले के लिए 9 देशों की सहमति जरूरी है। सारे स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। सभी 5 देशों की सहमति की व्यवस्था ही उन देशों को वीटो की शक्ति देता है, यानी एक भी असहमत हुआ तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। शुरुआती दौर में वैचारिक तौर पर सोवियत रूस अलग थलग रहता था, लिहाजा पश्चिमी गठजोड़ से मुकाबले की खातिर उसने जमकर वीटो का इस्तेमाल किया। 1965 तक ज्यादातर वीटो सिर्फ सोवियत रूस ने लगाए। नेटो के 3 सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शीत युद्ध में दोस्त थे, लिहाजा सुरक्षा परिषद के भीतर भी वो एकता दिखाई देती थी। सोवियत रूस उनकी एकता को वीटो के जरिए रोकता रहा। 1955 तक जिन 57 मौकों पर वीटो का इस्तेमाल हुआ वो सारे अकेले सोवियत रूस ने लगाए, लेकिन समीकरण बदले तो फिर इन देशों ने सोवियत रूस से ज्यादा वीटो लगाना शुरू कर दिया। 1966 के बाद 155 में से 133 वीटो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने लगाए। 1972 के बाद सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। रूस इस मामले में दूसरे नंबर पर है।
सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका ने 14 बार, रूस ने 11 बार और चीन ने 8 बार वीटो का इस्तेमाल किया। इस दौरान फ्रांस और ब्रिटेन ने एक भी मौके पर वीटो नहीं लगाया। 1990 के बाद जब दुनिया में शक्ति का केंद्र बदला और अमेरिका बिना किसी चुनौती के सबसे मजबूत गढ़ में तब्दील हुआ, तो वीटो के इस्तेमाल पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया। 3 साल तक यानी 31 मई 1990 से लेकर 11 मई 1993 के बीच वीटो का एक भी मामला सामने नहीं आया। सुरक्षा परिषद में ये बड़ा अंतराल है जब किसी सदस्य देश ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि शुरू से ही देखें तो ज्यादातर वीटो मध्य पूर्व के देशों को लेकर लगाए गए हैं, यानी नेटो ग्रुप और साम्यवादी समूहों ने अलग अलग विदेश नीति के चलते एक दूसरे के कदम का विरोध किया। फलस्तीन इजरायल के मुद्दे पर तो अमेरिका ने 50 से ज्यादा मौकों पर वीटो का इस्तेमाल किया। वीटो के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय समय पर आलोचनाएं भी होती रहीं, लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी है। आखिरी वीटो का इस्तेमाल 22 मई 2014 को मध्य पूर्व और सीरिया को लेकर चीन और रूस ने लगाया। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 सदस्य देश और होते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद उन्हें बदल दिया जाता है। इसलिए 10 अस्थायी देशों के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती जिनके जरिए वो किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सके। हालांकि स्थायी और अस्थायी मिलाकर 15 सदस्य हैं। किसी भी से 9 की सहमति जरूरी है, इसलिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एकजुट होकर अस्थायी देश भी बिग 5 के फैसले को रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी, लेकिन औपचारिक स्थापना से पहले ही 3 देशों ने मिलकर अपने लिए कुछ अलग अधिकार रख लिए। इन देशों ने यह तय किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर वो स्थायी तौर पर सदस्य बने रहेंगे। बाद में सूची में 2 और देशों को भी शामिल किया गया, लेकिन औपचारिक तौर पर यूएन बनने के बाद से किसी भी मुल्क को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। विशेष में जाते जाते आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें आपको झलक मिलेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इतिहास की। नमस्कार। दुनिया के लिए ये बेहद उथल-पुथल का दौर था। 2 खेमों में बटी दुनिया 5 साल से जंग की मार झेल रही थी। लाखों लोगों की जान की कीमत पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। जंग तो खत्म हुई, लेकिन तनाव बरकरार रहा। शांति एक ऐसा शब्द था जो उस वक्त किसी भी दौर से ज्यादा मायने रखता था। ऐसे हालात में अमेरिका और यूरोप की बड़ी शक्तियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मन बनाया। अमेरिका ने 1942 में ही 26 मुल्कों के साथ मिलकर एक समझौता किया और वहीं से संयुक्त राष्ट्र की राह खुली। आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले 4 से 11 फरवरी 1945 के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस ने याल्टा सम्मेलन किया। उसमें उस वक्त के 3 सबसे शक्तिशाली नेता शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत रूस के मार्शल जोसेफ स्टालिन। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का बीज बोया गया। Conference of the United Nations on International Organization is now convened. तीनों मुल्क इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर तीनों को वीटो का अधिकार हासिल होगा, यानी तीनों में से कोई भी एक देश किसी भी फैसले को अपने बूते रोक सकता है। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का ऐलान हुआ, तो स्थायी सदस्यों की सूची में 2 और देश, फ्रांस और चीन, शामिल किए गए। जिस चीन को सदस्य माना गया, वहां चियांग काई शेक की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी सरकार थी, लेकिन 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद नेशनलिस्ट सरकार और उसके समर्थकों को ताइवान खदेड़ दिया गया। चीन की मुख्य भूमि पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ताइवान से चल रही सरकार को ही असली चीन के रूप में मान्यता देता रहा। इस तरह 1971 तक ताइवान ही चीन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य रहा। 2758वें घोषणा पत्र के जरिए 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी और तब से मौजूदा चीन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। इसी तरह अक्टूबर 1946 से लेकर 1958 तक फ्रांस में भी सत्ता में बदलाव से 2 बार देश का नाम बदलना पड़ा, लेकिन 1958 से मौजूदा फ्रांस को ही यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य माना जा रहा है।
1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद एक बार फिर बदलाव का दौर आया। रूस को उसके बाद स्थायी सदस्य माना गया, जबकि सोवियत रूस से टूटे देशों को इससे अलग कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के कंधे पर आ गई, क्योंकि वो पांचों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाले मुल्क थे। बदले दौर में संयुक्त राष्ट्र को 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए गठित किया गया। इनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सदस्य देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते की बहाली, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निपटारे और मानवाधिकार की रक्षा के अलावा दुनिया के देशों के बीच सद्भाव के लिए केंद्रीय संस्था का निर्माण अहम था। तब से लेकर ये बहस जारी है कि संयुक्त राष्ट्र अपने इन उद्देश्यों में कितना सफल हुआ है और कितना नहीं। जाहिर है, बदले दौर में दुनिया के कई मुल्क स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करने लगे हैं। लिहाजा सुरक्षा परिषद में सुधार की बहस ने बीते 2 दशकों में काफी तेजी पकड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।